ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा हमारी बहुत ऊंची परंपराएं हैं। हमारे कृषि के ऋषि जैसे हैं हमारे देवेंद्र शर्मा जी। उनका एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इनके पिता भी हमारे बहुत अच्छे योगी हैं। इनके पिता हमारे लाइफ मेंबर हैं। हमारे देश में कृषि के लिए जिन्होंने विशेष अनुसंधान का एक विशेष योगदान दिया है देश में, उनको हम यहाँ पतंजलि कृषि गौरव पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। और इस बार क्योंकि देवेंद्र शर्मा जी जब यहाँ ये श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम होता, उस समय ये बाहर कहीं कार्यक्रम में थे इसलिए नहीं आ पाए। शीघ्र ही इनको हम पतंजलि कृषि गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित करने वाले हैं, क्योंकि उसी ऋषि परंपरा के संवाहक हैं, संवर्धक हैं, पोषक है, रक्षक है। मैं श्री देवेंद्र शर्मा जी से कहूँगा, वो एक बहुत जाने पहचाने नाम है हमारे, और कृषि के बारे में बहुत प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, और उनके मन में बहुत पीड़ा भी है कृषकों के लिए, और उसके लिए एक कार्य योजना भी है। और उस संदर्भ में भारत स्वाभिमान का भी जो हमारा आंदोलन अभियान है, इसमें करीब 70% लोग या तो सीधे कृषि से जुड़े हैं या कृषि पर आधारित उनका जीवन है। ऐसे मजदूर, ऐसे वो ग्रामीण लोग, तो एक बहुत बड़ी आबादी उसके साथ जुड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य से कृषि की बहुत ही बड़ी दुर्दशा हिंदुस्तान में है, और उसके ऊपर हमें क्या करना है उस सारे संदर्भ में संक्षेप से भाई देवेंद्र शर्मा जी अपने विस्तार रखें। आदरणीय स्वामी जी और साथियों, अभी कुछ दिन पहले मुझे आंध्र प्रदेश में जाने का मौका मिला। वहाँ पर दो मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट्स में, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी में, किसानों ने इस साल क्रॉप हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। यानी किसानों ने यह तय किया है कि हम इस साल इस मौसम में, खरीफ के मौसम में धान की पैदावार नहीं करेंगे, खेत को खाली छोड़ेंगे। और ये पहली बार टबैको के एक बार हुआ था, पहले सरकार खुद चाहती थी कि क्रॉप हॉलिडे हो, लेकिन किसानों ने जब खुद तय किया है कि वो इतने दुखी हैं आज खेती से कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि 1 लाख हेक्टेयर में खेती नहीं हो रही है आंध्र प्रदेश में। तो जब मैं वहाँ देखने गया तो मुझे समझ आया कि किसानों ने ऐसा क्यों किया। पिछले मौसम की, पिछले रबी सीजन की जो फसल है अभी किसानों के घर में पड़ी है। 50 लाख टन धान जो है किसानों के घर में पड़ा है, उसका कोई खरीदार नहीं। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं खरीद सकते। बाजार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। किसान अगर बाजार में जाएगा तो आप जानते हैं उसकी वैसे ही डिस्ट्रेस सेल में जाएगा। तो किसानों ने यह तय किया कि इस बार उस क्राइसिस को बढ़ाने से अच्छा है कि हम कुछ ना ही पैदा करें। ये आंध्र प्रदेश की कहानी थोड़ी विचित्र लगती है, लेकिन अगर सारे देश के आप संदर्भ में देखें तो कोई सिचुएशन कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। ये अक्सर माना जाता है बहुत लोगों द्वारा कि किसान जो है हमारे देश का, वो उसकी हालत खस्ता है। एक तो ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि हम अपनी पैदावार किसान जो है नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए वो क्राइसिस है उसके सामने खड़ा है। अगर वो पैदावार बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, यील्ड बढ़ाए तो उसकी आय भी बढ़ेगी। एक तो आर्गुमेंट ये है। दूसरा ये है कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, अगर उसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिले यानी डबल भी कर दीजिए तो किसान की हालत जो है वो ठीक हो जाएगी, किसान क्राइसिस से बाहर हो जाएगा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि सब कुछ हटा दीजिए, किसान को अपने आप बेचने दीजिए, मार्केट का उसको डिसाइड करने दीजिए, तो किसान जो है अपने क्राइसिस से बाहर निकल जाएगा। एक एक करके हम सबको देखते हैं, क्योंकि यह आज बहुत भयंकर एक सवाल खड़ा है देश के सामने कि किसान की माली हालत इतनी खराब क्यों होती जा रही है। बहुत से कारण हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक ही कारण है, लेकिन उसमें इकोनॉमिक जो कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मानते हैं हम कि कम है, ठीक तरीके से नहीं मिलता।
उसमें किसान की लागत मूल्य जो है वो ठीक नहीं जोड़ी जाती या एवरेज कर दी जाती है, और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिम्यूनरेटिव नहीं है, यानी उसको ठीक नहीं मिलता है, तो इसलिए किसान का कर्जा बढ़ता जाता है, किसान दुविधा में जाता है। अक्सर मैंने देखा है जो किसान यूनियन है देश के, वो भी यही बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या ये सच है? इतने साल हो गए मुझे स्टडी करते हुए, मुझे लगा ये बात नहीं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और समझ में आया देश में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसी को मिलता है जो मंडी में कुछ लेके जाता है। अगर आपके पास कुछ सरप्लस है तभी आप मंडी में जाके बेचोगे, तभी आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, प्रोक्योरमेंट प्राइस मिलेगा। 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास मंडी में कुछ बेचने को ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 30% किसान हैं देश के जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा होता है, 70% किसान तो उससे बाहर है। तो ये क्या कारण है कि हमारे सारे संगठन जो हैं वो यही बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाए, तो वो 70% जो किसान बाहर हैं उनका क्या होगा? ये कहीं डिबेट में मैं देखता हूं कि ये नहीं आता। हमें इस पे सोचना पड़ेगा कि हम जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, क्या वो ठीक रास्ता है किसानों को जो इस क्राइसिस से बाहर निकालने का। दूसरा ये है कि आप बाजार, अपने सरकार का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है इसको आप खत्म कर दीजिए, इसको हटा दीजिए और मार्केट को खोल दीजिए और बड़ी कंपनियों को भारत में लाइए। वॉलमार्ट, टेस्को, सेंसबरी, ऐसी कंपनियां जब भारत में आएंगी तो वो सीधा किसानों से खरीदेंगी, किसानों को लाभ होगा, बिचौलिया खत्म हो जाएगा, कंज्यूमर को भी फायदा होगा। और अक्सर जो पढ़े लिखे लोग हैं इस देश के, वो इस बात को मानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक रास्ता है। बड़ी कंपनियां मतलब वॉलमार्ट अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसकी जो सालाना आय है वो 48 कंट्रियों की जीडीपी से ज़्यादा है। एक कंपनी का ये हाल है। तो जब ये कंपनी भारत में आएगी तो ये कहा जाता है कि साहब ये कंपनी आएगी तो बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, सीधा वो किसानों से खरीदेगी, किसानों को ज़्यादा दाम मिलेगा और कंज्यूमर को तो फायदा होगा। भारत के ऊपर दबाव है, सरकार जो है इस पे बिल्कुल अभी ऐसे स्टेज पे है कि आज नहीं तो कल आप देखेंगे कि इस एफडीआई इन रिटेल, जिसको हम कहते हैं मल्टी ब्रांड रिटेल, उसकी अप्रूवल हो जाएगी। उसमें एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग, हमें अभी एक शो पे मैं था तो वहाँ पता चला कि वॉलमार्ट ने, अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने अपने देश में एक उनको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देनी पड़ती है। उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में वॉलमार्ट ने ये माना है कि उन्होंने पिछले 5 साल में भारत में 70 करोड़ रुपए खर्चा किया है टू एजुकेट इंडियंस। एक कंपनी ने 70 करोड़ रुपए खर्चा किया हम लोगों के ऊपर, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए। आपको समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है। अभी तो एक कंपनी की बात कर रहे हैं, टेस्को ने, सेंसबरी ने या यूरोप की कंपनियां हैं, इन्होंने कितना खर्च किया ये नहीं मालूम क्योंकि उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं आए। एक कंपनी ने 70 करोड़ रुपए खर्चा किया है, सरकार का जो पेंडुलम है वो इधर खिसक के आ गया है अप्रूवल देने के लिए। क्या वॉलमार्ट से आने से क्या वाकई ही किसानों को फायदा होगा? ये मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आज ये डिबेट देश में चल रही है कि किसानों के क्राइसिस से इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसकी वो बहुत ज़्यादा उसका रोल है और उसको कैसे ठीक किया जाए। वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है। वॉलमार्ट का टोटल जो टर्नओवर है वो $400 बिलियन का है। टोटल टर्नओवर $400 बिलियन का है। भारत में जो ये व्यापार है, खुदरा व्यापार कहते हैं इसको, इसका टोटल टर्नओवर भी 400 बिलियन है। मतलब एक वॉलमार्ट कंपनी का 400 बिलियन है, हमारे देश के सारे जो ये ट्रेड को मिला लें तो वो 400 बिलियन है। ये माना जाता है भारत में कि 12 करोड़ शॉपकीपर्स हैं और 40 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट है, उनको व्यवसाय है। जो अमेरिका में जो कंपनी है वॉलमार्ट, $400 बिलियन का टर्नओवर देते हैं। हमारे देश में 40 करोड़ लोग जो हैं वो उतना ही जो बिजनेस है देते हैं। यानी मतलब है कि हमारे देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये सेक्टर जनरेट करता है।
और ये माना जा रहा है कि जब वॉलमार्ट भारत में आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जो अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाया वो भारत में कैसे जनरेट करेगा, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं, ना ही कोई पूछने को तैयार है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब इस सरकार 2009 के इलेक्शन के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत में आए तो वो इंग्लैंड के थे। उसके बाद पांचों जो शक्तियां हैं उनके भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे देश में आए। सबका जोर हमारे सरकार के ऊपर था कि आप एफडीआई इन रिटेल को खोलिए। इंग्लैंड से शुरू हुआ। इंग्लैंड का अपना हाल देख लीजिए, वहां दो कंपनियां बड़ी प्रोमिनेंट हैं, टेस्को और सेन्सबरी। टेस्को और सेन्सबरी ने पिछले 2 साल में 24,000 नौकरियों क्रिएट करनी थी। 2 साल के बाद नौकरियां तो क्या क्रिएट करनी है, उन्होंने 700 लोगों को नौकरी से निकाला है दोनों ने मिलकर। और वही कंपनियां भारत में लाई जा रही हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एक बात तो ये सब स्पष्ट होगी कि ये कंपनियां कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती। किसानों की बात हम देखें, अगर वॉलमार्ट से किसानों को फायदा होता तो आप ये मानेंगे कि अमेरिकन किसान जो है वो तो बहुत ही अमीर होना चाहिए, उसको बहुत फायदा होना चाहिए, और वो है भी। बहुत से लोग कहेंगे कि अमेरिकन किसान तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। अमेरिका में कमोडिटी एक्सचेंज वायदा बाजार भी है। सबसे बड़ा वायदा बाजार जो है दुनिया का वो शिकागो में है, कमोडिटी एक्सचेंज जो है। और जितने किसान हैं वहां पर वो सब कंप्यूटर पे हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो वॉलमार्ट भी है, वायदा बाजार भी है उनके पास। उसके बावजूद भी किसानों की ये हालत है कि अगर किसान को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट सरकार ना दे तो किसान खेती से बाहर हो जाए। पहले हो गए हैं, लेकिन जो बचे खुचे रह गए हैं। यानी ये देखा गया है कि हर 5 साल में, आखिरी जो था फार्म बिल अमेरिका का 2008 में आया था, 5 साल का वो अगले सब्सिडीज का प्रावधान करते हैं उसके अंदर। 2008 का जो फार्म बिल है अमेरिका का, उसमें उन्होंने $307 बिलियन का एग्रीकल्चर के ऊपर निवेश की बात की है, और जिसमें से अधिकतर जो है वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, यानी किसान को सीधा उसकी खेती और उसके आकार खेत का और उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से उसको सीधा घर में बैठे चेक मिलता है। अगर वो हटा दें आप सब्सिडीज तो अमेरिका की खेती जो है वो कोलैप्स कर जाती है। यही हाल यूरोप का है। यानी अगर यही सिस्टम हम भारत में लाएंगे और ये कह के लाएंगे कि इससे किसानों को फायदा होगा, तो किसानों को कहीं ना कहीं इस पर सोचना पड़ेगा, सोच रखनी पड़ेगी, क्या वाकई ही आपको इसका फायदा होगा। अभी हाल में पढ़ रहा था मैं कि इंग्लैंड में जितने डेयरी फार्मर्स हैं, आज उसमें एक होड़ लगी है डेयरी को छोड़ने की। वो इसलिए क्योंकि ये टेस्को और सेन्सबरी ने जो उनकी मार्जिन थी इतनी कम कर दी है कंज्यूमर को सस्ता देने के लिए कि किसानों को, डेयरी फार्मर्स को अब उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। और वो सरकार को कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसको किसी न किसी एक्ट के अंदर इनको रोका जाए कि हमारी जो आय है उसको कैसे स्क्वीज करते जा रहे हैं। यानी मतलब कहने का कि जो एक उपाय दिया जा रहा है वो उपाय भी हमारे देश के लिए कितना ठीक है, कितना सही, वो हम सबको उस पर सोचने की जरूरत है। तीसरा ये माना जाता है कि साहब हमारे देश के जो किसान हैं ये बेकार हैं, इनको खेती करने नहीं आती है, ये इनकी प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी, तब तक ये ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में ये कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये आर्गुमेंट है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, धान की खेती का उदाहरण लें। ये भी इलाका बहुत धान का इलाका है। धान की जो हमारी पैदावार है इस देश में वो तकरीबन 3 टन है 1 हेक्टेयर में। अमेरिका की 7 टन है। तो ये कहा जाता है कि हमारा किसान भारत का जब 3 टन से लेकर 7 टन तक पैदावार कर देगा तब उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, तब वो आत्महत्या नहीं करेगा और तभी वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगा। हमारे वैज्ञानिक, पॉलिसी मेकर सब इस बात को मानते हैं कि यही होना चाहिए। मैंने हर बार कहा कि यह भी गलत धारणा है। गलत धारणा इसलिए है, अमेरिका की अगर हम बात करें, थोड़ा उसमें अंदर जाएं देखने के लिए, तो अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में जितना धान लगाया जाता है, सारा मिला के राइस की जो प्रोडक्शन है, उसको अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में ले लें तो $1.2 बिलियन का धान लगता है। $1.2 बिलियन का वो धान पैदा करते हैं। 7 टन उनकी पैदावार है। ये माना जाता है कि जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होगी वो दुनिया की मार्केट को डोमिनेट करेगा। क्या अमेरिका बिगेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया का? सबसे जो बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है धान का, चावल का, वो है थाईलैंड।
जिसकी पैदावार भारत से भी कम है, वो 2.8 पे है, हम 3 टन पे हैं। यानी इसका प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं है आपके एक्सपोर्ट्स पे। दूसरी बात है कि अगर वो किसान इतनी प्रोडक्टिविटी करता है तो किसान खुशहाल होना चाहिए। लेकिन ये जो नहीं बताया जाता वो ये है कि $1.2 बिलियन की तो उनकी पैदावार है और किसानों को सब्सिडी मिलती है $1.4 बिलियन की। यानी $1.4 बिलियन आप किसान को सीधा देते हैं टू प्रोड्यूस ए क्रॉप ऑफ $1.2 बिलियन। और यही एक कारण है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है आजकल डोलड्रम में है। उसमें बहुत से कारण हैं, उसमें एक ये भी है। एक कपास के किसान हमारे देश के कहते हैं कि साहब ये जब बाजार खुल जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा और ये इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं इसको देखने की ज़रूरत है। कॉटन की हम बात करें, सबसे ज़्यादा एरिया तो भारत में है, प्रोडक्टिविटी फिर हमारी कम है। तो हम ये कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी, पैदावार बढ़ाएगा किसान तो उसको ग्लोबली कम्पीट कर पाएगा। अमेरिका में 20,000 कॉटन के किसान हैं। 20,000 कॉटन के जो किसान हैं, कपास के खेती करते हैं, उनको टोटल जो पैदावार करते हैं साल में, उसको इकोनॉमिक टर्म्स में $3.9 बिलियन की वो कपास पैदा करते हैं। 3.9 बिलियन, तकरीबन $4 बिलियन की कपास पैदा करते हैं। उनको सरकार सब्सिडी देती है $4.7 बिलियन टू प्रोड्यूस ए क्रॉप ऑफ $4 बिलियन। मेरा ये मानना है कि अगर हमारे देश का किसान भी अमेरिका के किसान से कम्पीट कर सकता है, लेकिन वो तब जीवित रहेगा जब उसको उतनी सब्सिडी मिलेगी जैसे अमेरिका में दी जाती है। हमारे देश में सब्सिडी कौन देगा किसान को? क्या हमारी सरकार उस कॉटन ग्रोअर को या उस राइस के ग्रोअर को उतनी सब्सिडी दे सकती है? लेकिन हमें कहा जा रहा है कि साहब आप पैदावार बढ़ाइए, आप पैदावार बढ़ाएंगे तब आपकी आय बढ़ेगी। कहने की बात यह है कि ये सारे जो हैं, ये आपको जो ये दाव दिए जाते हैं, सामने दाव पेंच रखे जाते हैं, इससे किसान का भला नहीं होने वाला। तो क्या होना चाहिए खेती का जो एक नक्शा या खेती का जो सोच आगे के दिनों में, कि जिससे हम खेती के इस क्राइसिस से किसान को बाहर निकाल पाएं? मुझे लगता है कि शायद जैसे आज भी एग्रीकल्चर ग्रुप ने इस पर बहुत डिस्कशन किया और बहुत सी अच्छी बातें भी सामने आई हैं, लेकिन पॉलिसी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, नीति निर्धारण के समय पे क्या कर सकते हैं। और इस बात पे कई जगह आपने देखा कि स्वामी रामदेव जी का भी इससे बड़ा आह्वान रहा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और जो अभी सरकार के सामने व्यवस्था परिवर्तन के मामले में भी जो स्वामी जी ने बातें रखी हैं, उसके अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो उसमें इसके सोल्यूशन आपको मिलते हैं। वॉलमार्ट आएगा, बाजार को खोल देंगे और उसको आपको किसानों को फ़ायदा होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि इसका कहीं तथ्य नहीं मिलता आपको, कहीं इसका पुष्टि नहीं होती है दुनिया में। लेकिन एक जो बड़ा अच्छा काम हुआ है, कैसे हुआ मैं नहीं जानता, उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो उन्होंने एक मतलब डाइकोटमी है उत्तर प्रदेश में, एक तरफ तो उन्होंने ऐसा कदम लिया है जो कि खेती के लिए, किसानों के लिए बहुत हानिकारक है, दूसरा कदम उन्होंने ऐसा लिया है जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद भी है। अब ये कैसे होता है इस देश में, ये आप सब जानते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश ने यह किया कि जो आप देख रहे हैं अधिकरण की बात हो रही है, जमीन अधिकरण की बात हो रही है, भट्टा परसोल और सब बातें आप सुनते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1/3 भूमि का अधिकरण होना है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन जो है भारत की, वो उत्तर प्रदेश में है। गैंगेटिक प्लेन है, आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है देश की, वो भी उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा पैदावार भी उत्तर प्रदेश में है। ये अलग बात है कि उनके पास सरप्लस नहीं है जैसे पंजाब में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में जो अभी अधिकरण होगा, टोटल मैंने उसको एस्टिमेट किया तो 67 लाख हेक्टेयर जमीन का अधिकरण होना है। 6.6 मिलियन हेक्टेयर जमीन का अधिकरण होना है। इससे पैदावार में कितना फर्क पड़ेगा? आज की जो पैदावार है उनको अगर उसके हम हिसाब से देखें तो 145 लाख टन यानी 14.5 मिलियन टन की पैदावार में उनकी कमी हो जाएगी। जो सवाल पूछने वाला वो ये है कि आने वाले दिनों में हु विल फीड उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी? लेकिन उन्होंने जो साथ में एक अच्छा कदम किया है वो ये किया है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में, हम जानते हैं पंजाब हरियाणा जैसे मंडियां उतनी नहीं है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, बहुत कम है। उन्होंने 2300 मंडियां पे अगले 2-3 साल में लगाने का इरादा कर लिया।
मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि मंडियां अगर बनती हैं तो उससे अश्योर्ड मार्केट किसानों को मिलता है। आज पंजाब और हरियाणा के किसान अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो मंडियों का है, जो मंडी प्रोक्योरमेंट सिस्टम का। अगर आप उसको निकाल दीजिए तो आप देश का हाल जो है वही हाल उन प्रदेशों का भी हो जाता है। तो ये पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई है, जिसको हम शायद नहीं देख पा रहे हैं, मेरा मानना है कि ये मंडियों का गठन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक किसी ने कहा कल कि दाल हमारी तूर की दाल का 35 रुपये किलो उसका प्राइस है, लेकिन हमें मिलता 30 रुपये, वो इसलिए मिलता है कि ये ना उसकी मंडी या खरीदारी की, ना कोई खरीदने वाला है। अगर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोक्योरमेंट उसकी भी कर दे, शुरू कर दे। आज सिर्फ 2 फसलों की होती है, गेहूं और धान की, और बाकी जो 22 फसलें हैं जिनके प्रोक्योरमेंट प्राइस दिया जाता है उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं होती है। अगर उसकी भी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाए तो मेरा मानना है कि हमारी पैदावार जो है एक सस्टेन्ड वे में बढ़ सकती है। करने की जरूरत क्या है? एक देश को एक तो पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, और सबसे ज़्यादा किसान की आय बढ़ाने की जरूरत है। और यही कि स्वामी जी ने कहा था अपने उसमें कि आज देश को जो जरूरत है वो हमें समझना है इस बात को। आज जो देश को जरूरत है, किसानों के लिए भी एक इनकम कमीशन का गठन होना चाहिए, और ये इनकम कमीशन का गठन बहुत जरूरी है। किसानों को भी, हमारे किसान नेता हैं, संगठन, उनको समझने की जरूरत है। ये क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि जितने भी आपके मॉडल हैं दुनिया में, वो सब के सब फ्लॉप हो गए किसानों के लिए। चाहे हमारे देश का मॉडल हो, चाहे अमेरिका का मॉडल हो। मैंने आपसे कहा कि अमेरिका में किसान इसलिए जीवित है, खेती कर रहा है, क्योंकि उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलती है। यूरोप में किसान इसलिए जीवित है क्योंकि उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलती है, यानी वो उसका कितना रकबा है उसके हिसाब से और पैदावार के हिसाब से वो एस्टिमेट करते हैं कि पहाड़ में, रेगिस्तान में, अलग इलाकों में कितनी इसकी इनकम होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि हमारे देश में एक इनकम कमीशन अगर हम किसान का गठन कर दें तो उसके बारे में फिर हम बाद में उसका देखें कि कितने एरिया में उसको कितनी इनकम मिलनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं अश्योर्ड इनकम, हर महीने उसको कितनी मिलनी चाहिए। अब देखिए, होता यह है कि हम हर चीज़ को भारत में नापते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, ये कितनी कंट्री में कितनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कितनी है, इसकी पैदावार कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन एग्रीकल्चर को हम नहीं काउंट करते। अगर ये 70% किसान जो अपने लिए पैदा करते हैं, अगर ये खेती बंद कर दें, आज ये भी क्रॉप हॉलिडे पे चले जाएं, तो देश के पास कोई विकल्प नहीं है, उसको आयात करना पड़ेगा। जब आपको आयात करना पड़ेगा तो आपको याद आ जाएगा कि कैसे, क्यों किसानों की जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसान को खुशहाल बनाएंगे, उसकी खुशहाली का गारंटी लेंगे, तो आपकी खेती ही जो है वो ठीक उस रास्ते पे नहीं आएगी। किसान और खाद्य सुरक्षा देश की दोनों जो है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, वो ठीक रास्ते पे आती है। ये कहना कि साहब आजकल के जो यंग लड़के हैं वो खेती में रुचि नहीं लेते, ये भी एक आर्गूमेंट है। आप मुझे बताइए, जिस देश में किसान परिवार की मासिक औसतन जो आय है NSSO द्वारा आंकी गई है, वो 2400 रुपये से कम है प्रति माह। 2400 रुपये, मैंने कई जगह कहा है कि वो तो जो मेरे घर में आया आती है वो भी मेरे से ज़्यादा ले जाती है। 2400 रुपये 1 घंटा काम करती है सुबह और शाम को। किसान 24x7 काम करता है परिवार समेत, और उसकी 2400 रुपये से आय कम है। उसका एक कारण तो एक और भी है कि हमारे ही विश्वविद्यालयों द्वारा ये हमें बताया गया था कि जितना आप दब के बात रज के खा, वो बात ठीक नहीं थी। जो हमें इकोनॉमिक्स बताई गई थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई है, और ये हमें दोबारा इस पर सोच करनी पड़ेगी कि वो एस्टिमेट ठीक था कि गलत था। अगर ये सच होता तो 40 साल हरित क्रांति के बाद आज किसान 2.5 लाख किसान आत्महत्या क्यों कर चुके होते 15 साल में, और 40% किसान खेती क्यों छोड़ना चाहते हैं? इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला ठीक काम नहीं किया। क्या काम कर सकता है कि किसानों के लिए हम चाहे स्टेट वाइज हो, तो अलग अलग स्टेट्स करें या सेंटर करें, एक इनकम कमीशन का गठन करें और उससे हम उसको नापें कि क्या उसकी इनकम होनी चाहिए। दुनिया में जो प्राइसेस मिल रहे हैं किसानों को, उसमें अगर आप देखें, सोचने की कोशिश करें, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है। हॉलैंड में एक एग्जांपल देता हूँ। हॉलैंड दूसरा देश है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का, हरियाणा के बराबर भी नहीं है शायद। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो हॉलैंड है, सेकंड बिगेस्ट जो है। हॉलैंड में किसान की जो आय है वो औसतन जो बाकी परिवार है उनसे 265% ज़्यादा है। वो इसलिए नहीं है कि वो किसान बड़ा एफिशिएंट है या उसको बड़ी अच्छी खेती करनी आती है, वो इसलिए है कि उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलती है। और हमारे देश में किसान जो है वो पिस रहा है। अमेरिका का मैंने एक अध्ययन किया, अमेरिका और भारत का। पिछले 10 सालों में 2010 तक, 2001 से लेकर 2010 तक अमेरिका के किसान, अमेरिका में सिर्फ 7 लाख किसान रह गए हैं,
अमेरिका के किसानों को 12.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है। 12.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है अमेरिका के किसानों को, 7 लाख किसान। हमारे देश में पिछले 10 साल में 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और सोल्यूशन जो है, अगर हम वॉलमार्ट में ढूंढते हैं या हम सोल्यूशन ढूंढते हैं वायदा बाजार में, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है वो आप ही के पास हैं, और वो जो हमने सिस्टम को डिसमेंटल किया उसको दोबारा लाने की ज़रूरत है। जाते जाते एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये माना जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन आने से, खुल जाने से बाज़ार, हमारे देश के किसानों को फ़ायदा होगा। और आजकल तो हम जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की जो डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं, वो तो बिल्कुल ख़त्म होने के, बंद होने के कगार पे आ गया है। अभी अमेरिका में इलेक्शन आने तब तक कुछ नहीं हो सकता उसका। अब ये दोबारा सवाल उठ गया है कि क्या इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है। लेकिन पिछले 15 साल में क्या हुआ, 1995 में WTO आया था, तब भी हमने वार्न किया था। अभी तक 2011 तक दुनिया में क्या हुआ है? हुआ ये है कि दुनिया में 149 देश ऐसे हैं जिनको हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें से आज 105 देश फूड इंपोर्टिंग यानी खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। और ये WTO का जो दोहा डेवलपमेंट राउंड है, अगर ये समाप्त हो गया तो मेरा मानना है कि जो बाकी कंट्री बचे रुके हैं वो भी आयात करना शुरू कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में नॉर्थ एंड साउथ की डिवाइड तो थी, अब डिवाइड होगी किसके पास अनाज है और बाकी कितने कटोरे लेके खड़े हैं। और ये WTO का सारा जो संरक्षण था वो इसी तरीके से था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि उनकी मार्केट्स को बढ़ावा देना, अपने उनके जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है। तो उसके लिए एग्रीकल्चर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तो भारत में जो भी प्रोसेस शुरू हो रहा है वो उसी का एक जो एक्सटेंशन है। और यही एक कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में 70% किसान जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं, इनको ऑफलोड किया जाए, इनको गांव से शहरों की तरफ पलायन किया जाए। सारी सरकार की जो कोशिश है वो ये है कि अब किसानों को या गांव के जो वासी हैं उनको खेती से निकाल कर शहरों की तरफ किया जाए। और चिदम्बरम साहब की जो लास्ट बजट थी, अभी तो वो होम मिनिस्टर हैं, जब पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस बजट में उन्होंने एक प्रावधान किया था देश के सामने, पता नहीं उसमें कभी सोच आई कि नहीं आई। उन्होंने 1000 ITI के लिए बजट प्रोविजन किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में ये जो लोग, यंग लोग खेती से बाहर निकल के जाएंगे शहरों में, इनको कोई काम नहीं करना आता सिवाय खेती के, तो इनको हथौड़ा चलाना सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक के कहने पे उन्होंने ITIs 1000 ITIs का गठन करने का उन्होंने प्रावधान किया है। और ये सिस्टमैटिक अप्रोच है सरकार की कि किस तरफ इस तरफ एग्रीकल्चर को, किसानों को बेदखल किया जाए, एग्रीकल्चर से शहरों की तरफ लाया जाए। ये हमें अब मान के चलना चाहिए। उसी प्रतिबिंब से हमें देखनी चाहिए कि डेवलपमेंट्स कहाँ ये जा रही हैं। और इसका सबसे ज़्यादा खतरा जो है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने 1996 में एक बात कही थी, अब तो भाई 20 साल हो गए, से ज़्यादा हो गए या होने वाले हैं। उसमें एक बात कही थी उन्होंने कि भारत में जो लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे 2015 तक, 2015 तो अब सिर पे आ गया, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या 20 करोड़ है। वर्ल्ड बैंक ने 1996 में हमें बता दिया था कि 40 करोड़ लोग भारत के गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे 2015 तक। 40 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। हमारे देश में कहीं चिंता नहीं है इस बात पे कि इससे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। भ्रष्टाचार का ये उसका इम्पैक्ट है कि उससे बढ़ेगा कि कैच 22 स्टेशन, उसमें क्या होगा। लेकिन क्या माओइज्म, नक्सलिज्म भी बढ़ेगा आने वाले दिनों में। जो लैंड एक्विजिशन हो रही हैं जिस रेट से खेती से बाहर गया, ये सब चीज़ें जो है, मेरा मतलब कहने का, ये जुड़ी हुई हैं। इसको सारे को अगर आप इकट्ठा देखते हैं तो आपको समझ आता है कि ये जो पॉलिसीज़ आज जो आ रही हैं उसका क्या मतलब है। उसका एक ही मतलब है, ये है कि हमारे देश में किसानों के लिए एक एग्जिट पॉलिसी आ गई है। अब किसानों को खेती से बेदखल करना है, बाहर करना है। तो हमारे सामने, सबके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे बहुत बड़ी इस उम्मीद है मुझे कि स्वामी जी हमारा इस बात पे मार्गदर्शन करेंगे, हमारी लीड लेंगे, हमें एक रास्ता दिखाएंगे कि ये इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। कि ये जो मॉडल है ये देश के लिए कितना हानिकारक है। समझ आता है हम सबको कि खाद्य सुरक्षा तो एक तरफ गई, लेकिन जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो नक्सलिज्म से बढ़ता जा रहा है, हमें देख रहे हैं। एग्रीकल्चर इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट नक्सलिज्म।
जब आप एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो नक्सलिज्म बढ़ेगा। और यही हाल हमारे देश में आज है, जो प्रोसेस चल रहा है। आप ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो किसान आय आयोग वाला जो बात है ना, कि उसको मिनिमम इनकम, वो मिनिमम इनकम को थोड़ा स्पष्ट कर दो तो काफ़ी बातें ठीक हो जाएंगी 2 मिनट में। देखिए, अभी स्वामीनाथन कमेटी की एक रिपोर्ट दी है। स्वामीनाथन कमेटी के जो हमारे डिस्कशन थे उनके साथ, उसमें एक बात बहुत अच्छी निकल के आई और वो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि किसान को एक अश्योर्ड इनकम मिलने की ज़रूरत है, जिससे सिर्फ उसकी लागत ही नहीं, उसका बाकी परिवार जो है वो भी चलना चाहिए। और जो आजकल की जिस तरीके से बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स या बढ़ रही हैं कीमतें, वो भी उसमें कंपनसेट होनी चाहिए। इसीलिए किसान आयोग ने कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस 50% उसकी अब प्राइस माना जाना चाहिए। ठीक है। और जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय डॉक्टर हक थे उस समय चेयरमैन कमीशन के, उन्होंने 40% का पहली बार जो प्राइस आपने देखा, एक बार 2006 के बाद प्राइसेस जंप हुए थे वीट के, वो इसलिए उसमें उस टाइम पर 40% का ग्रोथ आया था। लेकिन अगर आप पिछले साल से अब का देखें जो प्राइस है, उसमें कितना परसेंट ग्रोथ है? 1100 से 1150 आपने कहा। तो बताइए वो कितने परसेंट ग्रोथ हुई है उसकी? वो तो इन्फ्लेशन को अगर आप एडजस्ट करते हैं, वो तो इन्फ्लेशन को भी मीट नहीं करता है। वो तो DA जो हम बात करते हैं, वो भी उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाती है प्राइस। जब भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, उस समय भारत में 80% लोग जो थे वो खेती पे सीधे डिपेंडेंट थे। उस समय हमारी जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज या खेती का आकार था वो 4 हेक्टेयर था प्रति फैमिली किसान की जो है। ठीक है। उस समय अमेरिका में 1947 के आसपास उनके पास उस समय 10% पॉपुलेशन जो है वो खेती से जुड़ी हुई थी, और उनका खेती का आकार उस समय, यानी खेत का आकार एवरेज जो था वो 50 हेक्टेयर था। 50 हेक्टेयर, हमारे यहाँ 4 हेक्टेयर। आज अगर हम देखें, आज सिचुएशन ये है कि भारत में किसानों का जो परसेंटेज नंबर है वो कम आ गया है, 57% मानते हैं। लेकिन अगर हम उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में गिनते हैं तो 60 करोड़ हमारे पास किसान हैं, उनके परिवार को मिलाकर। उनके पास मैंने एक अध्ययन किया था, 2004 में 7 लाख किसान रह गए थे, जो 1% से कम है, उनकी पॉपुलेशन के 1% से कम है। और उनका जो एवरेज एरिया है, जो खेत का साइज है, वो 200 हेक्टेयर था 2009-2010 में। 200 हेक्टेयर ये एवरेज है, क्योंकि वहाँ बहुत पहाड़ हैं, बहुत रेगिस्तान भी हैं, लेकिन मीलों मील आप जानते हैं खेत होता है। हमारे देश में जो एवरेज खेत का आज आकार है या खेत का साइज है, वो 1.4 था अभी कुछ दिन पहले, अब 1.31 हेक्टेयर आ गया है। 1.31 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3 एकड़ के आसपास हमारा, जिसमें 5 मेंबर ऑफ द फैमिली प्लस 2 जानवर भी उस पर निर्मित रहते हैं। रहा सब्सिडीज का एग्रीकल्चर का हिसाब, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि 2008 के उनके फार्म बिल में $307 बिलियन की सब्सिडीज का उन्होंने अगले 5 साल के लिए प्रावधान किया है। लेकिन अगर आप उसको ब्रेकअप करते हैं तो अलग सेक्टर की अलग हैं। उसमें आज ज़्यादा सब्सिडी बायोफ्यूल पे जा रही हैं, तो इसलिए उसका एक एवरेज निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल और दिया था, राइस का एग्जांपल दिया था और कॉटन का भी एग्जांपल दिया था, कितनी सब्सिडी वहाँ मिल रही है। ये मैंने बताया था कि कॉटन में $4.7 बिलियन की सब्सिडी मिलती है किसानों को, इनकम मिलती है स्टेट द्वारा $4.7 बिलियन टू प्रोड्यूस ए क्रॉप ऑफ $4 बिलियन। अगर आप उसको 20,000 किसानों में बांट दें तो मेरा अर्थमेटिक शायद कमजोर होगा, लेकिन $12-13 मिलियन रोजाना सब्सिडी मिलती है 20,000 किसानों को। $12-13 मिलियन। हमारे देश का जो किसान है, विदर्भा का हो या पंजाब का हो, ही इज प्राइस्ड आउट। इसको समझते हैं आप? यानी दुनिया के प्राइसेस उससे गिर जाते हैं, 40% 45% ग्लोबल प्राइसेस जो कॉटन के कम हो जाते हैं। हमारा जो किसान है वो लगता है कि इसको खेती नहीं आती, ये बहुत महंगा है, इसको खेती करनी नहीं आती, अगर ये पैदावार बढ़ाएगा तभी इसकी खेती बढ़ेगी। लेकिन हमारा जो कपास का किसान है वो ज़्यादा एफिशिएंट है अमेरिकन किसान से। क्यों? वो आपके सामने है, क्योंकि वो छोटे 1.31 हेक्टेयर में वो खेती करता है। अगर आप अमेरिका के किसान को बोलें कि 1.31 हेक्टेयर में आप खेती करिए या 2 हेक्टेयर में खेती करिए, तो वो हंसेगा आपके ऊपर कि इस पे खेती नहीं होती है। तो हमारा किसान बहुत एफिशिएंट फार्मर है। और हमारे देश में कितनी सब्सिडी मिलती है? हमारे देश में डायरेक्ट इनकम सपोर्ट नहीं मिलती है। हमारे देश में जो टोटल सब्सिडी मिलती है वो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की सालाना होती है। उसमें से फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड्स और वाटर,
इलेक्ट्रिसिटी मिला के इनकी सब्सिडी होती है। ये सब इनडायरेक्ट सब्सिडीज हैं, किसान को सीधा सब्सिडी नहीं मिलती है। तो ये समझने का आपको एक जो नक्शा है सामने आपके आ गया है कि अमेरिका और भारत का क्या संतुलन है। तो भाइयों और बहनों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम ऐसी स्टेज पे खड़े हैं कि जहां पर हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जो इस सारे अंधकार में से एक रोशनी की तरह आए। और मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है इसके साथ कि स्वामी जी आप इसका एक हमें एक कहते हैं हार्बिंगर, एक लीड जो है हमें एक दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कारण क्या है कि आज भारत का किसान का इतना बुरा हाल है? मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं क्योंकि आप भोग रहे हैं। लेकिन क्या कारण है? इतनी कमेटियां बैठती हैं, इतने पार्लियामेंट में डिस्कशन होते हैं, इतने वैज्ञानिक डिस्कशन होते हैं, इतने कमेटियां कमीशन, कोई अंत ही नहीं है। और उसके बावजूद भी आप देखें तो हर घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और ये भी कुछ समझ नहीं आता कि इतने सालों से इतने संगठन काम कर रहे हैं और उन संगठनों के होते भी आत्महत्या हो रही है। दोनों चीजों को देखना हमें, कहीं ना कहीं हमसे भी कहीं गलती तो हुई है। क्यों नहीं आज ये सिचुएशन है कि आज देश भर में इतने किसान संगठन हैं, उनकी इतनी आवाज भी है, लेकिन फिर भी किसान की दुर्दशा, कुछ तो कहीं कारण है। और अगर इस कारण को देखना चाहें तो सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया में देखना चाहें तो आज दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं वो इतने भयंकर बदलाव आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत की खेती पे ऊपर क्या असर पड़ेगा ये भी हमें आंखें खोलनी पड़ेगी। चरण सिंह जी बोला करते थे कि एक आंख अपनी हल पर तो एक आंख दिल्ली पर। अब तो कई आंखें रखनी पड़ेंगी, हल पे तो रखोगे, दिल्ली पे भी रखोगे और वॉशिंगटन में रखोगे कि जिनेवा पे रखोगे, कहां कहां रखोगे, अब तो कई आंखें खोलनी पड़ेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आज ऐसा संकट है कि जिसका समाधान शायद जो है वो हम जब तक कि हम लोग कलेक्टिवली होके इकट्ठे होके नहीं उस पर सीरियसली सोचेंगे विद कमिटमेंट, तो शायद ये नहीं हो पाएगा। दुख होता है जब हर रोज हम पढ़ते हैं कि एक तरफ तो किसान की आत्महत्या, एक तरफ किसानों की जो क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है। किसान इतनी मेहनत करता है, इतना दब के बाता है, इतना जोर लगाता है, उसके बावजूद भी हालत यह है कि उसकी आय नहीं होती और वो इतने संकट में है। तो कहने का मतलब यह है कि सारा चक्र जो ये उल्टा हो रहा है, ये क्या कारण क्या है? मैं कई बार ये कहता हूं कि महाभारत में एक उल्लेख होता है अभिमन्यु का। अभिमन्यु हम सब जानते हैं कि बहुत वीर थे, योद्धा थे, कर्मठ थे, लेकिन चक्रव्यूह का चक्र ऐसा था कि वो अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। मैं हर जगह ये बोलता हूं कि हमारे किसान की हालत भी वही है जो अभिमन्यु की है। इतना योद्धा है, इतना कर्मठ है, इतना वीर है किसान, लेकिन उसके बावजूद भी किसान को ही मरना पड़ रहा है। अन्नदाता की हालत खराब है आज। वो इसलिए है क्योंकि किसान के आसपास चक्रव्यूह एक फेंका गया है। किसान नहीं समझ पाया, उसके नेताओं ने भी समझाने की कोशिश नहीं की उसको कि एक चक्रव्यूह आपके सामने गठा गया है। महाभारत का एक चक्रव्यूह ले लीजिए, उसका उदाहरण कॉटन से ले लेते हैं। कपास तो एक किसान है, जहां आप कपास एक ऐसी फसल है जिसके आप सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं कपास के साथ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनके पास जो भी केमिकल बचा उन्होंने कपास पे छिड़का। पहली जनरेशन केमिकल होगी। कीड़ा उस समय पिंक बॉल वॉर्म नहीं होता था, वो कीड़ा रेजिस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन केमिकल आई। 3-4 साल कीड़ा कंट्रोल हुआ, फिर कीड़ा रेजिस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन केमिकल आई, फिर कीड़ा जो है 3-4 साल कंट्रोल हुआ, फिर वो रेजिस्टेंट हो गया। किसान की लागत बढ़ती गई, कीड़े की भी हिम्मत बढ़ती गई। फिर चौथी जनरेशन केमिकल आई, चौथी जनरेशन केमिकल जिसमें ये सिंथेटिक पायरोथोराइड्स आते हैं। तभी मुझे याद है मैंने कहा था कि ये मत लाइए भारत में, इसकी जरूरत नहीं है, इसके अलावा इसके विकल्प भी हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ था, किसान भी बहुत मजबूरी में था। साइंटिस्ट तो वेट ही करते हैं कि जब इंडस्ट्री को कुछ उनको पकड़ा दे तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा झुंझुना मिल गया है। तो साइंटिस्ट और इंडस्ट्री ने मिलकर चौथी जनरेशन केमिकल भी लिया। कीड़ा फिर रेजिस्टेंट हो गया। 3-4 साल तो कंट्रोल हुआ, उसके बाद कीड़ा फिर रेजिस्टेंट हो गया। अब फिर जीएम फसलें आ गई। अब पहले बोलगार्ड 1 आया, कीड़ा फिर रेजिस्टेंट हो गया। अब बोलगार्ड 2 आ रहा है, कीड़ा फिर रेजिस्टेंट हो गया। फिर बोलगार्ड 3 आएगा, कीड़ा फिर रेजिस्टेंट होगा। भाइयों और बहनों, आपका तो यही हाल रहेगा। आपको तो कीड़ों के जैसे अभिमन्यु का हाल हुआ था, इस चक्कर में अंदर धकेला जाएगा। हर साल यही हो रहा है कि हमको चक्कर के अंदर धकेला जाता है और हमें चक्कर से बाहर निकालने का कोई रास्ता दिखाता नहीं है।
आज किसान की हालत ये हो चुकी है। किसान को ये बताया जाता है कोई बात नहीं, अगर बोलगार्ड 1 से नहीं कीड़ा मरा तो बोलगार्ड 2 आ जाएगा, आप क्यों घबराते हो। और हमारा किसान इस विश्वास के साथ कि उसकी लागत कम होगी, उसकी आय बढ़ेगी, इसी विश्वास के साथ, वही कहावत, दब के बाद रज के खा के विश्वास में रहा। ये वैसे ही 7 रिंग हैं जो अभिमन्यु के आसपास थे। और किसान का हालत जो है, अगर हमें वाकई ही किसान को बचाना है, हम चाहते हैं किसान अभिमन्यु ना बने, तो उस चक्रव्यूह से उसको निकालना पड़ेगा। और वो मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व है, हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। उस चक्रव्यूह का क्या प्रारूप हो जिसके अंदर किसान को ना धकेला जाए, उसको बाहर निकाला जाए उस चक्रव्यूह से, उसका हमको रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये रास्ता बन सकता है भाइयों, अगर हम करना चाहें तो। हमें सोच लानी पड़ेगी, हमें ये अपने आप को सोचना पड़ेगा कि हमें छोटा इंटरेस्ट नहीं देखना है, शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखना है, हमें आने वाले 4 सालों के बारे में देखना, हमें आने वाले 50 साल के बारे में देख के चलना है, क्योंकि आपको अपने बच्चे ही नहीं, अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनका भी ख्याल करना है। क्यों ना हम ऐसी खेती का एक शुरुआत करें। क्या ये हो सकती है? कई कहते हैं कि नहीं हो सकती है, मेरा मानना है कि ये हो सकती है। हमारे ही देश में, ज्यादा दूर के एग्जाम्पल नहीं है, आंध्र प्रदेश में एक शुरुआत हुई। आंध्र प्रदेश में एक गांव है पन्नुकुल्ला, खम्मम जिले में है, अगर कोई आंध्र प्रदेश से आते हैं। उसने 6-7 साल पहले उनके गांव के बुजुर्गों ने कहा कि बहुत हो गया, ये अनर्थ हो गया, हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद करें। उन्होंने केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद कर दिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो भी थे उसके साथ में शुरू कर दिया। आज ये देखिए कि आंध्र प्रदेश में 40 लाख एकड़ में, 40 लाख एकड़, 1 या 2 गांव की बात नहीं मैं कर रहा हूं, 40 लाख एकड़ में ऐसी खेती हो रही है जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं होता। अब तो 20 लाख एकड़ में किसानों ने खाद का भी उपयोग बंद कर दिया, अंग्रेजी खाद का, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग भी नहीं होता। अक्सर ही कहा जाता है कि अगर जैसे आप ये हटाओगे तो खेती डूब जाएगी, खेती गिरेगी, पैदावार कम होगी, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं हुआ। वहां तो किसान भी खुशहाल, खेती तो ठीक होनी ही होनी है, कीड़े भी कम हो गए। और वहां अब सरकार का प्रोग्राम है ये, और उस प्रोग्राम में ये देखा गया है कि अब उनका टारगेट है कि 2013, जो कि दूर नहीं है, अब 10 मिलियन यानी 100 लाख एकड़ में ऐसी खेती करने का उनका विचार है। तो क्यों नहीं, अगर वो 100 लाख एकड़ में हो सकती है खेती, उसको अपने अपने तरीकों से हम अपने अपने राज्यों में क्यों ना लेके जाएं ऐसी खेती, जहां पर बाहर की इंडस्ट्रीज का जितना कम प्रकोप होगा उतना ही ज्यादा किसान का फायदा होगा। और उसमें एक देखो, एक मैंने नहीं कभी देखा, अगर आपने देखा तो मुझे बताइए, मैंने अपने 25-30 साल के कार्यकाल में नहीं देखा कि ऐसा गांव जिसका सारा जमीन उसकी मॉर्टगेज हो गई हो। जो गांव आप देखिए, ऐसा गांव है रामचंद्रपुरम, वहीं पर है आंध्र प्रदेश में, पहली जो गांव देखा गया, सारे का सारे गांव की जमीन मॉर्टगेज हो गई थी। सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद किया उन्होंने 3 साल के अंदर अपनी जमीन वापस ले ली और इंटरेस्ट भी पे कर दिया। और उसके बाद देखा गया ऐसे 5-6 और गांव हैं जहां पर कि सारी की सारी जमीन उन्होंने मॉर्टगेज से जो वापस ले ली है और अपना इंटरेस्ट भी पे ऑफ कर दिया। और हमारे देश में क्या कारण है कि महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, गांव बिकाऊ हैं। एक तरफ तो गांव बिकाऊ है, लेकिन जो दूसरी तरफ जहां पर हमें एक संवेदनशील मैसेज लेना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे या हमें नहीं दिया जा रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि आज एक ऐसी हालात हो गए हैं हमारे देश के सामने, एक तो हमें अपनी खेती की सस्टेनेबिलिटी को, टिकाऊ खेती है कि नहीं है, उस पर ध्यान देना होगा। और दूसरा देखना होगा कि ये जो बाहर से जो पूंजीवाद, जैसा पहले गाने में कहा गया है, वो जो सिस्टम आ रहा है, क्या वो आपके लिए परिपक्व है कि नहीं है, क्या आपके लिए वो ठीक है कि नहीं है। बहुत से लोग उसकी सपोर्ट करते हैं, मैं जानता हूं बहुत से लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज की भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या उससे किसान बच रहा है? क्या आज अमेरिका का किसान खुशहाल है? चलिए अमेरिका को देख लेते हैं, जहां से मॉडल लेके आते हैं। अमेरिका में किसान सारी किस्म की फसलें लगाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्या आप जो भी कहते हैं, लगाता है। उसके पास वहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग भी है, कमोडिटी एक्सचेंज भी है, सबसे बड़ा शिकागो में है। सब किसान जो हैं, जितने बच गए हैं वहां पर किसान, अब वो कंप्यूटर पे इस्तेमाल काम करते हैं। वहां पर वॉलमार्ट भी है। अभी एफडीआई रिटेल की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि बाजार को खोल दो, किसानों को फायदा होगा। उन्होंने तो खोला हुआ है बाजार, अमेरिका ने तो बाजार खोला हुआ, वहां वॉलमार्ट भी है। ये सब कुछ है, तो क्या किसान की इनकम बढ़ रही है वहां पर? अगर अमेरिका में किसान जीवित है तो इसलिए जीवित है कि उसको सब्सिडी मिलती है, उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलती है। आज आप डायरेक्ट इनकम सपोर्ट हटा दीजिए, अमेरिका किसान भी धाराशायी हो जाएगा, वो भी अभिमन्यु की श्रेणी में आ जाएगा।
ये बाजार के जो आपको इल्यूजन दिया जाता है उससे बचने की कोशिश करिए। आज ना तो पवन शुद्ध रहा, ना जल शुद्ध रहा, और न धरती शुद्ध रही। धरती के पेट में हमने जहर डाल दिया। जैसे कोई अपनी मां के मुंह में जहर डाल दे, ऐसा ही होगा जैसे कोई धरती के अंदर फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड। ये तो मां के मुंह में जहर डाल। अपने पुरखों ने इस धरती को बचा के रखा 2 अरब वर्षों से, और हम इसको गंदा कर दे तो बहुत गलत होगा। हमारे भाई देवेंद्र शर्मा जी इसके ऊपर बहुत बोलते भी रहते हैं। और यहाँ कितना % आप बता रहे थे आप शर्मा जी, यहाँ के लोगों के शरीर में जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा है और कौन कौन सी क्या क्या चीजें घुस गई, इनको बताइए तो जरा, भीतर क्या क्या घुसा लिया है इन्होंने। स्वामी जी, जो हर बार स्वामी जी की चिंता रहती है भाइयों बहनों, वो ये है कि जो आप आहार लेते हैं, जो आप भोजन लेते हैं, आप सोचते हैं कि वो स्वच्छ हैं, आप सोचते हैं कि दवाइयों के सहारे आप जी लेंगे, लेकिन असली जो दवाई है आपकी वो आपका भोजन है, जिससे हमने इतना खिलवाड़ कर लिया है। और वो कारण ये है कि उसमें फर्टिलाइज़र और कीटनाशक इतना उसमें व्यापक उसका इस्तेमाल होता है कि वो आपके शरीर में जाके वो एक तरह का जहर घोलता है आस्ते आस्ते। ये यूं सोचते हैं कि हमने तो खेत में डाला है, पेट में थोड़ी डाला। पेट में डाला। तो जो तुसी खेत में डालते हो ना, वो सारा कित्थों आंदा है, वो पेट भी आंदा है। और पेट में ही नहीं, कुछ लोग सोचते हैं हम तो खाना खाया, पैखाने से निकलेगा, पैखाने में कुछ नहीं निकलता। पैखाने में तो खाली लैट्रिन निकलती है, वो जहर तो भीतर ही रुक जाता है। वो क्या क्या रुकता है जरा जी, वो अब द्वाबा और जो पंजाब के जो इलाके हैं उसमें तकरीबन पाया गया है कि 6 तो लेके 13 कीटनाशक ਤੁਹਾਡੇ खून ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, और औरतां ਦੇ अपने मातावां ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ सारे कीटनाशक हैगे। क्या नाम है उनका? कोई ना ले लो स्वामी जी, क्लोरोफोन, लिंडेन, मोनोक्रोटोफॉस, ਜਿਹੜੀ दवाई इस्तेमाल करते हैं वो सब ਤੁਹਾਡੇ ब्लड ਵਿੱਚ हैगी है। जो बाहर डाल रहे हो ना, वो सारी दवाई तुम्हारे खून में आ गई है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰ ਇਹ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। और ऐसी गल नहीं है, भैन इंद्रजीत भी अपना एक खेती करती है और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। जे ये ऑर्गेनिक कर सकती है तो सारे कर सकते हैं। एक घर में कोशिश कर रहे हैं सिखाने वास्ते कि अपनी सब्जियां, अपने फल फ्रूट किस तरह तुम लगाओ कीटनाशक तो बगैर। तो जे ये कर सकते हैं तो असं भी कर सकते हैं, और अपने ही सुख वास्ते जिस तरह ने पहले किया है वो असी सब अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और ये तो बड़ी गल है कि तुहाडे एक शहर में एक संस्था बन चुकी है फैप्रो। स्वामी जी, फैप्रो एक सोसाइटी है किसाना दी, उन्होंने अपने आप ही एक छोटे कुछ एज अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਛ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣੋਗੇ। तो जे तुसी खाना ही गलत खाया है, पोल्यूशन खाया है, प्रदूषित खाया है, तो विचार भी प्रदूषित होंगे है। और इस करके बहुत बड़ी इन्हां दी मुहिम जिहड़ी है स्वामी जी दी, उहदा तुसी हाथ तां ही बटा सकते हो जे तुसी भी उही काम करना शुरू कर दो जो स्वामी जी तुहानूं हर बार आगाह करते हैं, हर बार वार्न करते हैं। मैंने ये इसलिए कहलवाया भाई देवेंद्र जी के मुख से, क्योंकि ये पिछले कितने वर्षों से लगे हैं देवेंद्र जी, आपका तो बहुत पुराना अरसा हो गया। मैंने अपनी जवानी जब पत्रकारिता शुरू की तो यहीं से इसी फील्ड में शुरू की इन्होंने, और मास्टर की डिग्री भी इसी में की। और अब तो पूरी दुनिया के जो है कृषि में जितना भी रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर ये जो है शोध करते हैं निरंतर, और लोगों को बताते हैं कि फर्टिलाइजर्स के, पेस्टिसाइड्स के क्या नुकसान है। और जो आज जीएम फूड आ रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, और ये बीटी ब्रिंजल और तमाम तरह के ये जो कुचक्र षड्यंत्र चल रहे हैं, हमारे बीज सारे नष्ट हो गए। हमारे परंपरागत बीज अब कहाँ बचे? हमारे बीज के ऊपर, हमारे खेत के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर तो विदेशियों का कब्जा है। कहने को हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन भीतर तक क्या हो गए हैं? विदेशी हो गए हम लोग। तो अभी इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज एक भी संकल्प लेकर के जाओ कि हम ऑर्गेनिक खाएंगे। लोग कुछ भी कहते रहे, हमने फूड पार्क बनाया, उसका भी मकसद यही था। अब हम ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हम चाहते हैं कि हर जिले में समूह बने जो ऑर्गेनिक पैदा करें, और उसके खरीदार भी लोग पैदा हो, खाने वाले भी।
आज विदेशों में इस तरफ बहुत क्रेज हो रहा है। पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे मुल्क है वहां सब जगह उसको ऑर्गेनिक फूड बोला जाता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक पल्स, दालें, सब कुछ इसके ऊपर, दूध से लेकर के, दूध ऑर्गेनिक। मैं विदेशों में जब जाता हूं मैं देखता हूं मैं पी नहीं सकता वो जो दूसरा दूध होता है जो इंजेक्शनों से तैयार किया जाता है, और फीड जो देते हैं पशुओं को वो ऐसी खराब खराब, पता नहीं उसमें हड्डियां देते हैं, उसमें जानवरों को भी वहां तो क्या क्या खिला देते हैं, वो दूध में पी नहीं सकता। ऑर्गेनिक ही पीना पड़ता है मुझे वहां बाहर जाता हूं तो। ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक घी। और यहाँ अरे जो आया सब खा लो, इसमें क्या दिक्कत है? हमको ऐसा लगता है इसमें कोई जहर थोड़ी, अरे इसमें सब में जहर भरा पड़ा है। अब इसको वापस लौटना पड़ेगा। तो अपने उपयोग के लिए तो जैसे देवेंद्र भाई ने कहा ना, अपने उपयोग के लिए तो शुरू करें। बहुत से किसान कहते हैं बाबा जी बिकता नहीं है साडा बाहर। अरे तुसी तो खाओ, अपने लिए तो पैदा कर लो अपने खेत में। एक खेत तो ऐसा रखो जिसमें कम से कम जहर मत डालो, नहीं तो उसमें जो तुम जहर डालोगे पहले तो वो महंगा होगा और फिर उसको खाकर के दवाइयां खानी पड़ेंगी लाखों रुपए की, वो अलग। तो ये एक तो स्वदेशी खेती के साथ साथ जैविक खेती और स्वदेशी को ऐसे भी अपना। देवी योग